नमस्कार दोस्तों, नमस्कार भाइयों, नमस्कार बहनों, नमस्कार माताओं और नमस्कार मेरे साथियों। सबसे पहले मैं सभी से नमस्कार करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और मैं आज की इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ, मैं सबसे पहले उसके लिए आपसे क्षमा मांग लेता हूँ कि अगर मेरे से कोई भी किसी भी तरीके की कोई गलती होती है या मेरे द्वारा जो कुछ आपको गलत लगता है दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आप मुझे क्षमा कर देंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हमारे भारत देश, हमारे इंडिया, हमारे हिंदुस्तान के बारे में मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी होगा मैं सब बताऊंगा। उसके बारे में पूरी तरीके से बात करूंगा। हमारे भारत देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, हमारे देश की जनता को क्या चाहिए, क्या उम्मीद लगाए बैठी है, क्या गवर्नमेंट से वो चाहती है, मैं सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए। और आप ये भी बताइए कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कितने हद तक ये सही है और इसमें क्या क्या होना चाहिए और हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो इसके प्रति कितना काम कर रही है, मैं इस पर भी बात करूँगा। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं जो बात करता हूँ कि हमारे देश में जो सबसे बड़ा जो आयोजन हो रहा है महाकुंभ का, इतनी ज़्यादा पब्लिक आ रही है गंगा स्नान करने, संगम में नहाने, अपने पाप धोने के लिए इतना बड़ा आयोजन किया गया है। करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, पूरे देश से, पूरे विश्व से आ रहे हैं। पूरे विश्व का मतलब दूसरे देश से भी इतने बड़ी संख्या में आयोजन किया जा रहा है। करोड़ों अरबों लोग आ रहे हैं। दोस्तों, इतना बड़ा आयोजन जैसे आप कर रहे हैं दोस्तों, इतना ज़्यादा श्रद्धालु भी आएंगे, इसकी आपको पहले से जानकारी है। दोस्तों, गवर्नमेंट को क्या उस हिसाब से अपनी व्यवस्था नहीं रखनी चाहिए थी? उस हिसाब से अपना सिस्टम नहीं बनाना चाहिए था? गवर्नमेंट ने तो पहले सब बता दिया कि मैंने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करी, अच्छी तरीके से व्यवस्था की, पूरा अच्छी तरीके से आयोजन किया, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया। पूरा डिजिटल इंडिया बनाया गया, डिजिटल तरीके से कैमरा हर जगह फिट किया गया, ड्रोन चलाया गया, ऊपर से निगरानी रखी जा रही है, कई तरह की टेक्नोलॉजी से काम लिया जा रहा है। लेकिन इतना बड़े आयोजन में ऐसी बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो ये जो शासन व्यवस्था है, ये जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है, ये जो टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं काम आ रही, किसी भी तरीके कुछ नहीं काम आया। लोगों की जान चली गई, क्या काम आया? कुछ भी नहीं काम आया। उस हिसाब से आपने शक्ति नहीं बना के रखी थी, हमारे देश की गवर्नमेंट ने उस हिसाब से सख्त व्यवस्था नहीं की थी, लचर पचर व्यवस्था थी। कायदे की व्यवस्था होती तो ऐसा ना होता। कुछ राजनीतिक सिस्टम भी हैं जो इस भगदड़ का हिस्सा है, उसके बारे में मैं पूरा आपको नहीं बता सकता हूँ। जो भी हो, अब पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन मरता या पिसता तो आम जनता है, आम पब्लिक है। मिडिल वर्ग आदमी, गरीब वर्ग आदमी यही तो पिसता है। बाकी जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, वो तो वीवीआईपी लोग हैं। उनके लिए कुछ भी होता है तो एकदम वीआईपी तरीके से होता है, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से होता है, नंबर 1 तरीके से किया जाता है। इतने बड़े कुंभ का आयोजन किया गया है तो जितने वीवीआईपी गेस्ट हैं, वीवीआईपी हमारे जो मेहमान हैं, नेता, मंत्री, सेलिब्रिटी, उनके लिए कि समझ लीजिए कि एक आम पब्लिक के लिए अलग रोड दी गई है कि आप इस रोड से आएंगे, धक्के मुक्के खाते हुए आएंगे, आप स्नान करें तो ठीक, नहीं करें तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ स्नान करने आएँ, मरते हुए आप स्नान करने जाएँ। लेकिन जो हमारे जो वीवीआईपी लोग हैं उनके लिए एक बढ़िया एकदम खाली रोड दी गई है, जहाँ पर सिर्फ वही जा सकते हैं और कोई आम आदमी नहीं जा सकता है। उनके लिए बहुत वीवीआईपी व्यवस्था की गई है। ठीक है, आप वीवीआईपी हैं, अलग रास्ता बढ़िया बना है, लेकिन अगर आपको पता है कि इतनी जनसंख्या में लोग आ रहे हैं, करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, देश विदेश के लोग आ रहे हैं, तो आपको भी एक अलग तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए थी। अब यहाँ सुनाई दे रहा है कि आपने ब्रिज, जो पीपे वाले पुल हैं, बनाए तो काफ़ी थे, लेकिन शासन व्यवस्था लगाई, लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, तो भगदड़ नहीं मचेगी? वो पुल क्या दिखाने के लिए आपने बनाए थे? उनका यूज ही नहीं करना था तो उनको बनाया क्यों?
वो सिर्फ 100 पीस के लिए बने थे। हर जगह से तो पब्लिक को रोका जा रहा था, तो भगदड़ क्यों नहीं मचेगी? पब्लिक है, जब दौड़ती है, भागती, कुछ हो जाता है तो रुकती नहीं है, चाहे शासन व्यवस्था हो चाहे जो, ये नहीं रुकती। उसके लिए पहले से आपको सचेत रहना पड़ता है। अब हो गया अचानक से, दुर्घटना इतनी बड़ी घट गई, भगदड़ मच गई, न्यूज़ में, चैनल में, हर जगह दिखा दिया, 20 से 25 लोग मरे, 50 लोग मरे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत नहीं दिखाना। अरे करोड़ों में श्रद्धालु आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, वो इतनी बड़ी जनसंख्या में, इतनी बड़ी पब्लिक में अगर भगदड़ मच जाती है तो क्या 10 ही 12 लोग या 18-20 लोग ही मरेंगे? आप लोग खुद ही सोचिए, इतनी बड़ी पब्लिक है, 40 करोड़ श्रद्धालु, 40-50 करोड़, और वहाँ भगदड़ मच जाती है तो क्या 20 से 25 लोग मरेंगे वहाँ पर? लोगों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर 5-6 हज़ार से ज़्यादा लोग भी मरे हैं, इससे ज़्यादा भी आंकड़ा जा सकता है। मैं लोगों के कहे अनुसार बता रहा हूँ, लोगों ने अनुमान लगाया है, लोगों ने देखा होगा तो बता रहे होंगे। इतने बड़े आयोजन में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, कोई व्यवस्था नहीं उस तरीके की थी, नहीं तो दुर्घटना होती क्यों? ये हमारे देश का जो शासन व्यवस्था है, हमारे देश की जो प्रणाली है, सिस्टम है, ये सुव्यवस्थित नहीं है। ये तो महकुमे की बात है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारे भारत देश में जो शिक्षा प्रणाली जो है बहुत महंगी। आप ये समझ लीजिए कि जब बच्चा नर्सरी से लेके पूरा अपने लास्ट लेवल मतलब आखिरी तक जहाँ डिग्री डिप्लोमा करता है, MSc BSc और जो बड़ी बड़ी डिग्री करता है जाके, तब तक ये समझ लीजिए कि 15 से 20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। ये मिडिल वर्ग की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। हाई लेवल की बात करेंगे तो वहाँ तो पता नहीं 50-60 लाख 1 करोड़ रुपए तक लग जाता होगा। तो शिक्षा व्यवस्था इतनी ज़्यादा महंगी है कि कोई बात ही नहीं, बहुत ज़्यादा महंगी। इतनी महंगी शिक्षा व्यवस्था है और कमाई का साधन क्या है? एक पिता अपने बच्चे को पढ़ाता है तो इतना पूंजी लगा देता है पढ़ाई में, और उसकी कमाई क्या है? एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके पास तो पैसा है, गवर्नमेंट लाखों रुपए सैलरी दे रही है, सरकारी कर्मचारी है। लेकिन जो प्राइवेट या मिडिल वर्ग के लोग होते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं? कहीं मजदूरी करते हैं, कहीं प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, इतनी कम सैलरी में अपना घर चला रहे हैं, उसी में खाना पीना रहना पढ़ाई कराना सब कुछ होता है। और गवर्नमेंट भी क्या करती है, इतना महंगी शिक्षा व्यवस्था होने के बाद जब लड़का पढ़ लिख लेता है पूरा, तो नौकरी नहीं मिलती लास्ट में। क्या मतलब ऐसी पढ़ाई का? इतना पैसा लगाने के बाद अगर नौकरी ना मिले तो पढ़ाई लिखाई बेकार है सब। क्या मतलब है पढ़ाई का? आप खुद ही बताइए, कोई मतलब है? इतना पैसा लगा दिया और बाद में नौकरी नहीं मिलेगी तो मतलब क्या है इतनी पढ़ाई? आपकी जितना बचपन से लेकर जवानी तक जितना भी आपने पढ़ा है उतना ही पैसा आप कमा लीजिए, बहुत बड़ी बात है। उतना ही पैसा आप कमा लीजिए, बहुत बड़ी बात है। तो शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी कर दिया है, गवर्नमेंट को नौकरी निकालना नहीं कहीं, नौकरी तो वैसे भी नहीं निकाल रही, आदमी को सिर्फ फीस देता रहे स्कूलों में, और बाद में नौकरी जब लगने का टाइम आए तो गवर्नमेंट निकालने की नहीं, नौकरी नहीं निकालेगी। अरे मैं कहता हूँ गवर्नमेंट नौकरी ना निकाले, मैं भी कहता हूँ ना निकाले, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना भरे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सरकारी नौकरी किसी को नहीं देना चाहते हैं तो किसी को भी मत दीजिए। सरकारी विभागों में आप सबको प्राइवेट रखिए, सबकी एक जैसी सैलरी रखिए, एक जैसी मतलब उसकी पोस्ट के हिसाब से। लेकिन जो सरकारी में 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोगों की सैलरी है, उतनी ना करके आप यहाँ पर 20-30 हज़ार 40 हज़ार इतने तक दीजिए और लोगों से काम लीजिए। प्राइवेट सेक्टर का आदमी अच्छे से काम भी करेगा, उसका घर भी चलेगा इतने पैसे में। एक आदमी को जहाँ 1 लाख मिलता था उसी में आप 4 लोग रख लीजिए, आपका काम चलेगा। लेकिन अभी भी सिस्टम नहीं सही, गवर्नमेंट कर रही है लेकिन अभी भी नहीं सिस्टम सही। क्या सिस्टम नहीं सही है? प्राइवेट हायरिंग कर लिए, प्राइवेट आपने रख लिया अपनी कंपनियों में, सरकारी संस्थाओं में आपने प्राइवेट लोगों को लगा लिया, लेकिन उनका कुछ सैलरी स्ट्रक्चर तो बनाइए, कितना मंथली देना है, और उनके लिए भी कुछ सुविधाएं दीजिए। सरकारी वालों को तो इतनी सुविधा है, उनका वेतन आयोग बढ़ेगा, उनका DA लगेगा, उनका रिटायरमेंट रजिस्ट्री मिलेगी, GSLI मिलेगी, EL मिलेगा,
पीएफ का पैसा मिलेगा, मेडिकल का अलग से मिलेगा, अलाउंस खर्च मिलता है। मतलब पूरी जो एकदम मौज है सरकारी वालों की है, उनके लिए सारी सुविधाएं। और जो प्राइवेट सेक्टर का आदमी है उसके लिए कुछ नहीं, सिर्फ गधा मजदूरी करे और अपना घर चलाए, अपने बच्चों को पाले, बस इतना करे। वो तो पूरा मजदूर बन के रह गया। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि आपको सरकारी नौकरी नहीं देनी है तो किसी को मत दीजिए, लेकिन प्राइवेट अगर आप किसी को रखते हैं तो उसका सैलरी स्ट्रक्चर ठीक से रखिए। उसको मिनिमम इतनी सैलरी दीजिए जिससे उसका घर चल सके, उसका परिवार चल सके, उसका खाना पीना सही से हो सके और वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सके। इतना सैलरी स्ट्रक्चर उसका रखिए, कोई ऐसी नियमावली बनाइए, तभी कुछ हो सकता है। अब आप अगर ये सोचते हैं कि सरकारी विभागों में कितने पद हैं, कितनी नौकरी कर दे सकते हैं लोगों को, मत दीजिए, जितना हो उतनी भर्ती करिए। आप हमारे देश में, अपने देश में इंडस्ट्री लगवाइए, कंपनी लगवाइए, कारखाने खुलवाइए, फैक्ट्री लगवाइए, वहाँ पर लोगों को रोज़गार दीजिए। ये तो गवर्नमेंट कर सकती है। ये भी अगर नहीं कर सकती तो तीसरा ऑप्शन, जो विदेशों की कंपनियां हैं, बाहरी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको अपने इंडिया में ज़मीन मुहैया कराएं, जगह दें कंपनी खुलवाने के लिए। उनसे बोलें कि आप हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करिए, यहाँ कंपनी खोलिए, लेकिन हमारे इंडिया के लोगों को यहाँ पर हायर करिए, तो उससे भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये भी तो हो सकता है, उससे लोगों को रोज़गार मिल सकता है, उससे भी उनका सब जीवन यापन अच्छे से चल सकता है, अगर गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं लगाना चाहती तो। हो सकता है कि नहीं, आप खुद ही सोचिए। और मैं ये जो आपको बात बता रहा हूँ, इससे आप कितना सहमत हैं, आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये सिस्टम होता है। बाकी अगर आप अपने ही देश में, अपने इंडिया में, भारत देश में कंपनी खुलवाएंगे, कारखाने खुलवाएंगे, इंडस्ट्री खुलवाएंगे, बड़े लेवल के काम कराएंगे, लोग विदेशी कंपनियों को यहाँ इन्वेस्टमेंट कराएंगे, यहाँ ज़मीन उनको देंगे, तभी वो यहाँ पर अपनी कंपनी फैक्ट्री लगाएंगे। ऐसे तो देश डेवलप करेगा, ऐसे तो विकसित होगा। अब आप लोग ये समझिए कि अब जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना, जिससे अपना 36 का आंकड़ा रहता है, वो अपने से भी नीचे बदतर देश था, अपने से भी बदतर, अपने से भी गिरा हुआ देश था। लेकिन उसने अपना डेवलपमेंट कैसे किया, किस तरीके से किया, आप खुद सोचिए। आज चाइना जो है अमेरिका की बराबरी कर रहा है, अमेरिका जो पूरे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल देश, उसकी बराबरी कर रहा है। तो उन लोगों ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या सिस्टम अपना लिया कि वो इतना ज़्यादा डेवलप हो गया और हम वैसे के वैसे रह गए। हमने भी डेवलप किया लेकिन वो डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही है, पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है, गरीबी बढ़ती जा रही है और ज़्यादा लोग गरीब होते जा रहे हैं। वहाँ कैसे इतना डेवलपमेंट हो गया, आप खुद सोचिए। इतनी ऊंची बिल्डिंगें बना ली, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, इतना सिस्टम बना लिया, क्या कर लिया, किस हिसाब से कर लिया, ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। वहाँ का सिस्टम उन लोगों ने कैसे क्या अपनाया है, क्या तरीका अपनाया, खोज निकाला है कि वो इतना ज़्यादा विकसित हो गए। सबसे पहली चीज़ तो उन लोगों ने नौकरी वाला सिस्टम ज़्यादा रखा ही नहीं। उन लोगों ने इंडस्ट्री खुलवाई, फैक्ट्री खुलवाई, कारखाने खुलवाए, नए नए रोज़गार के साधन खुलवाए, लोगों को रोज़गार दिया वहाँ पर, बड़े लेवल के रोज़गार, छोटे लेवल के रोज़गार। आज पूरे वर्ल्ड में चाइना का आइटम आप देखते हैं, हर तरह का आइटम आपको मिलेगा, ज़्यादातर आपको हर जगह पूरे वर्ल्ड में चाइना का आइटम मिलेगा। तो आप अपने देश में प्रोडक्शन कराएंगे, कंपनी खुलवाएंगे, प्रोडक्शन कराएंगे, इसके बाद उसको अदर देशों में, दूसरे फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कराएंगे। वहाँ से जो पूंजी आएगी उसी से तो देश का डेवलपमेंट होगा, उसी से आप अपने देश में नए नए रोज़गार और संसाधन ला सकते हैं, नए तरीके का डेवलपमेंट ला सकते हैं। जब बाहर से पैसा मिलेगा तभी तो आप अपने देश में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को भी वहाँ से सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा हमारा जो पड़ोसी देश है वो उतना विकसित कैसे हो गया है, विकासशील से विकसित बन गया है, इतना डेवलपमेंट कैसे कर लिया है। ये हमारे देश की गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए और अपने देश पे फॉलो करना चाहिए। अपने देश के युवाओं के बारे में सोचना चाहिए कि उनको किस तरीके से रोज़गार दिया जाए, किस तरीके से अच्छा जीवन यापन दिया जाए अपने भारत देश के लोगों को, ये सब सोचना चाहिए। तो भाइयों,
मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी बताया गया है, मैंने जो कुछ भी आपको बताया है अपने इंडिया के बारे में, इस पे आप कितना सहमत हैं। अगर आपको मेरी बातों से जुड़ी हुई कोई भी क्वेश्चन प्रश्न पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको मेरी बातें कैसी लगी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं किसी भी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी का भी विरोधी नहीं हूँ। मुझे जो सही लगा मैं वो बोल रहा हूँ। मैं भी अपने देश को विकसित होते हुए देखना चाहता हूँ, अपने देश के युवाओं को रोज़गार पाते हुए देखना चाहता हूँ। मैं भी यही कामना करता हूँ कि हमारा देश डेवलप हो, हमारा देश विकसित हो, हमारे देश के युवाओं के पास रोज़गार हो, वो भी खुश रहें। तो भाइयों, आप लोगों को अगर मेरी बातें सही लगी, अच्छी लगी, तो वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए। और किसी तरीके के अगर कोई मन में सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए नमस्कार। और कुछ भी अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।